हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वह फिल हो चुके हैं। तो इसकी तैयारी करने का समय अब आ चुका है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है आपके पास 2 से 3 महीने का, जिसमें आप एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो ओल्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको लगाना जरूरी है। तो आज से हम हर रोज एक एक सेट लगाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं, यह आपका जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का पेपर 1, उसके आज बाल विकास के हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन का हमेशा आंसर होता है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का उदाहरण है। यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि विशेष लिंग ये चीज नहीं कर सकता, जैसे लड़का ये चीज नहीं कर सकता, लड़कियां ये चीज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन रिक्त स्थान जबकि अभिसारी चिंतन रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है। तो अपसारी चिंतन फ्रेंड्स होता है डायवर्टिव थिंकिंग, किसी चीज को फैलाना, मतलब किसी चीज के एक से अधिक उत्तर होना। ये हमारे इसमें डायवर्टिव थिंकिंग को या अपसारी चिंतन को बताता है। और अभिसारी चिंतन किसी चीज को केंद्रित होना, किसी चीज को एक बिंदु पर केंद्रित होना, मतलब कोई भी प्रश्न पूछना, उसका केवल एक ही उत्तर होना। ये आपकी दर्शाता है अभिसारी चिंतन को या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को। तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर रहता है। तो ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? गलत कथन का यहाँ पे हमें चयन करना है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें, मतलब किसी बच्चे को बहिष्कृत ना करना। तो ये बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करती है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये भी सही बात है। निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। तो हम एक फिक्स्ड कैरिकुलम की बात नहीं कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात इसमें नहीं करते। तो यही गलत है और हमें गलत को ही चुनना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला है अभिकथन और कारक। ये प्रश्न आपके अगस्त एग्जाम हुआ था 2023 का, यहाँ से इन एग्जाम और इससे पहले जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनमें इन क्वेश्चन का वेटेज बहुत अधिक देखने को मिलता है। इजी होते हैं लेकिन ये आपका टाइम को कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी होता है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये भी सही बात है। ए सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा है तो वह अलग चीजों को अनुभव करेगा, और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा है वह अलग चीजें अनुभव करेगा। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। अब यहाँ पर जो बच्चों का विकास है वह सार्वभौमिक है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों का विकास अलग अलग होता है, अलग अलग उनका विकास होता है। तो यह गलत होगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो क्या होना चाहिए, जब भी अभिप्रेरणा होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, खुद को खुशी देने वाली वह प्रेरणा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। यदि आप असफल भी हो रहे हैं तो खुद ही को दोषी मानना, खुद की कमी, खुद के प्रयासों में कमी होना, इस चीज को होता है। और यदि आप सफल होते हैं तो आंतरिक खुशी आपको मिलती है। तो जो है अभिप्रेरणा आरोपण सिद्धांत के अनुसार जो कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है वह होती है आंतरिक आरोपण के द्वारा। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, वह कौन सा हो सकता है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण, तो इसको नहीं करते तो ये गलत होगा। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय, छात्र कभी निष्क्रिय नहीं रहेंगे। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होता है, तो यही सही है। जो आपकी लर्निंग है वह आपके क्या होती है, बेस्ड ऑन अथेंटिक टास्क। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विकास के किस पहलू के तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इससे जो डिटेल वीडियो है इसके लिए अलग से लेके आएंगे। एक यहाँ पर किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनकी जानकारी हमें लग जाए, कौन कौन टॉपिक से वीडियोस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी जानकारी आप इस पेपर को जब पूरा लगाएंगे तो आपको पता चलेगी। अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको आगे वाली वीडियो को देखना होगा। तो यहाँ पर है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, यह मानसिक स्तर मतलब आपके मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। तो यह संज्ञानात्मक विकास, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि रिक्त स्थान बच्चों के स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चों की इनर स्पीच, निजी वाक, बच्चे खुद से ही कोई चीज अपने आप में बुदबुदाते हैं, वह कहलाती है आपकी स्वनियमन या फिर सेल्फ रेगुलेशन। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं, समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है। फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो ये भी सही है क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। तो इनके द्वारा जो विकास है वह क्रमिक रूप से होता है, अलग अलग चरणों में होता है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है वह दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तो ये गलत होगा। जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है वह स्वयं को समझने के लिए होती है। तार्किक गणितीय, यह जो है यह गणित संबंधी प्रक्रियाओं को देखने को होती है, तो ये गलत हो जाएगा। संगीतमय बुद्धि, प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, तो ये सही बात है। स्थानिक बुद्धि आपके जो मूर्तिकार होते हैं या फिर वास्तुकार होते हैं उनके लिए होती है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है उसको बताना है।
अधिगम विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो ये सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है, तो ये भी सही बात है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी सही बात है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, तो ये गलत है और गलत को ही हमें चुनना था, इसीलिए ऑप्शन 4 इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो अपसारी चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा देगा। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यह किसको? समस्या समाधान को बढ़ावा देगी। समस्या समाधान करना मतलब कोई एक ऐसा प्रश्न जिसके एक खुले मतलब ओपन एंडेड आंसर मिले आपसे, कैसे करके हाउ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं यह आपके ओपन एंडेड होते हैं, तो यह आपके अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं, तो या फिर यह आपके समस्या समाधान को बढ़ावा देते, तो ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो यह होता है आपका जो पहला स्तर होता है उसके दूसरे चरण में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप जो अलग अलग परंपराएं के जो रीति रिवाज के बच्चे हैं उनके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। आप बच्चों को अलगाव नहीं कर सकते, उनको विभाजित नहीं कर सकते, और पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित, तो यहाँ से भी इनको नहीं कर सकते, तो ये 3 आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता क्या होती है कि यह समय पर अलग अलग समय पर होती है और स्पेसिफिक होती है, तो इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, यह समायिक है और विशिष्ट है, तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनके पूरे हाथ का विकास पहले हो जाता है, फिर उनकी उंगलियां चलना स्टार्ट होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि पहले सेंटर में विकास होता है, फिर आपके किनारे पर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों जो विद्यार्थी हैं उनके सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, तो यह सही बात है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? इनमें से किसको रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? देखते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, तो ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन होगा। छात्रों और शिक्षकों की अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी आपका रचनात्मक का उदाहरण होगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होती, यह आपके रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण नहीं है, तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य की विशिष्ट विशेषता क्या होगी? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि
कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता। तो अभी हमने बात की है, जैसे आपने किसी विद्यार्थी से पूछा कि आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं, या आप इस विषय के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। तो यह आपके उसके अंदर जो भी गंभीर मूल्यांकन है किसी विषय वस्तु के प्रति, उसके बारे में उसके विचार जानने में हमारी मदद करती है। तो वे प्रश्न जो छात्रों की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो यह इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन 2। यहाँ पर आप परिभाषा पूछते हैं तो वो याद करके परिभाषा को बता देगा, उदाहरण पूछेंगे तो उदाहरण भी याद कर लेगा, और प्रश्न ऐसे पूछेंगे जो सारांश मांगते हैं तो ये भी कोई इसमें विशेष चीज नहीं मिलेगी। यहाँ पर व्यक्तिगत राय पूछना यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक रिक्त स्थान स्थिति है। तो जो बाधिता है या फिर इम्पेयरमेंट है, यह बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है या बायोलॉजिकल कंडीशन है, जबकि अक्षमता या फिर डिसेबिलिटी वह कैसी है, कार्यात्मक, वह कैसी है, फंक्शनल इम्पेरिटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भावनाएं और संज्ञान है इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि भावना और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। भाषा का विकास किस प्रकार से इसमें होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, तो यही बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अमूर्त जो ज्ञान है वह विकसित नहीं हो पाता है। तो अमूर्त चीजों को दिखाने के लिए आप ठोस उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है तो गलत है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है तो ये बिल्कुल सही बात है। आंतरिक आनंद, व्यक्तिगत आनंद के लिए जो अभिप्रेरणा होती है वह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं। कौन से आलंबन के उदाहरण हैं। आलंबन मतलब पाड़, स्कैफोल्ड, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो बोलकर सोचो, ये भी आपका आलंबन का उदाहरण है। संकेत और इशारे, ये आलंबन के उदाहरण है। प्रश्न, ये भी आलंबन का उदाहरण है। आधा हल किए हुए उदाहरण, ये भी आलंबन के उदाहरण है। रटकर दोहरा, ये आपके आलंबन का उदाहरण नहीं है। तो आपके ABCD ये कथन सही है जो आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिलेंगे। अगला है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, प्रॉक्सी मॉडलिस्ट है। आपको अभी मैंने बताया कि पहले बच्चे का संपूर्ण हाथ का विकास होता है, फिर उसके फंक्शनल का विकास, मतलब उसकी जो उंगलियां चलाने वाली चीजें हैं उसका विकास होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता या वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विकेंद्रण है वह मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करती है, अलग करती है। अगला है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं।
तो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक या पूर्व चलन। तो इसका आंसर होगा पूर्व चलन। प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस तरीके के जनरली उदाहरण देते हैं। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार की इस बात की वकालत करते हैं कि, किस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी निष्क्रिय होते हैं तो ये गलत होगा। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण होता है तो ये भी गलत है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया को प्रभावी शिक्षण होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हम गणित को भी और साइंस और भी जो चीजें हैं जैसे EBS वगैरह सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।